गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन क्लासेस। हम बात कर रहे थे बॉटनी की फर्स्ट यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इस यूनिट का अपन ने तीसरा चैप्टर शुरू किया था, वो था पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। उसी चैप्टर का जो एक टॉपिक था वो अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण के लिए अनुकूलन या युक्तियां। उसी क्रम में आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पर परागण के लिए अनुकूलन एवं युक्तियां। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें पर परागण की, तो जैसा कि हमें पता है, ये पढ़ लिया हमने पहले, कि जब एक कुसुम के परागकोश से निकलने वाले परागकण किसी उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाते हैं तो इस प्रक्रिया को पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब कुछ विधियां ऐसी हैं या कुछ युक्तियां एवं अनुकूलन ऐसे हैं जो पर परागण की घटना को प्रेरित करते हैं। पर परागण की जो प्रक्रिया है ये कुछ अनुकूलन पौधों में पाए जाते हैं जिसकी वजह से पर परागण की घटना संभव हो पाती है। हमें पता है कि बहुत से पादपों में केवल स्वपरागण होता है और बहुत से पादप जातियों में केवल परपरागण होता है, लेकिन अपन हर एक पौधे पर यह प्रक्रिया लागू नहीं कर सकते। उनमें स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना किसकी होगी वो डिपेंड करता है उसमें उपस्थित या उसमें पाए जाने वाले अनुकूलनों पर। तो हम बात करते हैं परपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। पादपों में ऐसी विभिन्न युक्तियां, बहुत सारी युक्तियां पादपों में ऐसी होती हैं या बहुत सारे अनुकूलन पादपों में ऐसे पाए जाते हैं जो परपरागण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जो परपरागण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। बहुत से अनुकूलन या युक्तियां पादपों में ऐसे होते हैं जो परपरागण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। उन्हीं में से अपन पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी यानी स्वबंधितता। अपन पहला क्या पढ़ेंगे, स्वबंधितता पढ़ेंगे। देखो स्वबंधितता को अपन यहां समझेंगे एक बार थोड़ा सा। हमारे पास एक पुष्प है, इस पुष्प का ये वाला जो पार्ट है ये कार्पेल वाला पार्ट है, कार्पेल है, और यहीं से ये पुतंतु है जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, परागकोश जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस परागकोश में स्फुटन से निकलने वाले परागकण, परागकोशों में स्फुटन से निकलने वाले परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर जाएंगे और यहाँ पर अंकुरित हो जाएंगे, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। लेकिन स्वबंधितता में क्या होता है, कुछ पौधों में एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर भी अंकुरित नहीं हो पाता है। इस पर एक ही पुष्प के भाग हैं, ये द्विलिंगी पुष्प का डायग्राम बनाया है मैंने। द्विलिंगी पुष्प का ये नर पार्ट और ये मादा पार्ट, इसको अपन एंड्रोशियम बोलते हैं, इसको अपन गाइनोशियम बोलते हैं। तो परागकोश से निकलने वाले परागकण, स्फुटन से निकलने वाले परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गए, लेकिन वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद भी परागकणों में क्या नहीं हुआ, अंकुरण नहीं हुआ, वो परागनलिका का निर्माण नहीं कर सके। तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद भी अगर अंकुरित नहीं हो पाते हैं तो इसे स्वबंधितता कहा जाता है, और हमेशा स्वबंधितता की प्रक्रिया परपरागण की घटना के लिए जिम्मेदार है। अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता, तो एग्जैक्ट अगर हम इस वर्तिकाग्र की बात करें, इस वर्तिकाग्र पर इसी पौधे की प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प से परागकण अगर आएंगे तो वो यहाँ पर आने के बाद क्या हो सकते हैं, अंकुरित हो सकते हैं। इसलिए परपरागण तो संभव है, लेकिन स्वबंधितता की स्थिति में स्वपरागण संभव नहीं है। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि स्वबंधितता एक पैतृक गुण है। जैसा कि हमें पता है किसी भी जीव के शरीर में पाए जाने वाले जो गुण या लक्षण हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार होता है, जीन जिम्मेदार होता है। तो इस गुण को भी नियंत्रित करने का काम कुछ जीन्स इस गुण को नियंत्रित करने का काम करते हैं, और ये एक पैतृक गुण है जो आनुवांशिक रूप से संततियों में स्थानांतरित होता रहता है, स्वबंधितता का। इसके एग्जाम्पल हैं, अगर हम देखें तो हमें स्वबंधितता किस किस में देखने को मिलेगी, तंबाकू में, पिटूनिया, मालवा, चाय, ऑर्किड, अंगूर, सेब, राखी बेल, ये सब स्वबंधितता के एग्जाम्पल हैं। इनमें सब में परपरागण होता है, और इनमें परपरागण होने का कारण है स्वबंधितता या सेल्फ स्टेरिलिटी। इसी तरह हम इसका दूसरा अनुकूलन पढ़ें, वो है यूनिसेक्सुअलिटी। हमने डाइसेक्सुअलिटी या मल्टीसेक्सुअलिटी पढ़ी थी स्वपरागण के लिए। स्वपरागण की प्रक्रिया के लिए हमने ये पढ़ा था कि भाई पौधे के अंदर
या तो पुष्प द्विलिंगी हो या एक ही पौधे पर दोनों जन्म धारण करने वाले पुष्प मौजूद हो, एक पुष्प नर हो और दूसरा पुष्प कैसा हो, मादा, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांस ज्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब एक लिंगी। जब पौधे के पुष्प एक लिंगी हो और केवल क्या होगा, परपरागणी होगा। जैसे हमारे पास ये एक पौधा है, इस पौधे पर लगने वाला हर एक पुष्प क्या है, या तो नर है और या मादा है। मान लो इस पौधे के सभी पुष्प क्या हैं, नर है। इसी प्रजाति का कोई दूसरा पौधा है, उस पे लगने वाले सभी पुष्प क्या हैं, मादा हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर कभी भी इन पुष्पों के बीच पॉलिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सभी क्या उत्पन्न कर रहे हैं, परागकण। अगर इस पुष्प की बात करें तो इनमें सब में क्या मौजूद है, गाइनोसियम, इनके पास परागकण है ही नहीं। तो एग्जैक्ट होगा क्या, इस पौधे के पुष्पों के परागकण इस पौधे पर जाएंगे, तो एग्जैक्ट ये घटना कौन सी घटना हो रही है, परपरागण की घटना। तो जब पुष्प पर किसी भी एक लिंग का पादप मौजूद हो तो इस स्थिति में हमेशा कौन सी घटना होगी, परपरागण की घटना ही होगी। तो यूनिसेक्सुअलिटी यानी एक लिंगता पढ़ा दिया मैंने। जब पौधे के पुष्प एक लिंगी हो तो केवल क्या होता है, परपरागण होता है। और ये देखने को मिलेगा आपको खजूर और पपीता में। ये सामान्य एग्जाम्पल हैं, अपने आवास में पाए जाने वाले पौधे हैं। देखा होगा आपने खजूर में, खजूर की प्रजाति की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिस पर उसका फल नहीं आता, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिस पर फल आते हैं। तो वही पौधे जिन पर मादा पुष्प खिलते हैं उनमें तो फल आते हैं, और जिनमें नर पुष्प खिलते हैं तो उनका काम है परागकण बनाना। तो वो परागकण स्फुटन के साथ, या जब परागकोशों का स्फुटन होता है, परागकण किसी भी माध्यम के एजेंटों के द्वारा मादा पौधे पर पहुंच जाते हैं। इसलिए नर पे फल नहीं आते, मादा पर फल आते हैं। ऐसा ही हमें पपीता में देखने को मिलेगा। अगर हम मान लो अगर गलती से ऐसा बीज उगा रहे हैं जो पपीते के पौधे के नर पौधे को तैयार कर रहा है, तो अगर उसके आसपास कहीं पर भी मादा पौधा नहीं है और अकेला नर पादप भी हमारे पास खड़ा है, तो उस पर कभी भी फल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उस पर एक लिंगी पुष्प है। ऐसे ही अगर मादा पौधा है लेकिन कहीं से भी किसी भी एजेंट के द्वारा जब तक मादा पौधे पर वर्तिकाग्र पर नर से परागकण नहीं पहुंचेंगे तब तक उसमें भी फल नहीं लगेगा। अब अगर हम बात करें, एक नोट देखो, एक विशेष नोट की बात करें, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जैसे तोरही, ये भी हमारे आसपास उगाया जाता है, लौकी, इनमें एक ही पादप पर दोनों प्रकार के एक लिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं। देखो ये पौधा है, ये कुछ पौधे ऐसे पौधे हैं जिनमें पौधे पर ये पुष्प खिल रहा है और ये पुष्प है। तो ये पुष्प क्या है, पुष्प क्या है, नर, और ये पुष्प क्या है, मादा। तो जब पुष्प पर पौधे पर दोनों प्रकार के पुष्प मिले, नर पुष्प भी मौजूद है और मादा पुष्प भी मौजूद है। मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम्हें उभयलिंगाश्रयी पादप पढ़ाया। उभयलिंगाश्रयी पादपों के अंदर मैंने आपको बताया था, देखो एक तो पुष्प एक लिंगी होता है जिसमें नर हो या मादा, एक पुष्प द्विलिंगी होता है जिसमें नर और मादा दोनों जन्म होते हैं। तो पादपों की भी अगर बात करें तो एक तो पादप होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों में से कोई सा भी एक जन्म धारण करने वाले पुष्प मौजूद है। जैसे हमने यहाँ बात की, इस पौधे पर सिर्फ नर पुष्प है, इस पौधे पर सिर्फ मादा पुष्प है, तो ये पौधा कैसा पौधा हो गया, एक लिंगी। ये पौधा भी कैसा पौधा हो गया, एक लिंगी। अच्छा, ऐसे अगर हम दूसरे पौधे की बात करें, इस पर खिलने वाले सभी पुष्प क्या है, द्विलिंगी हैं। इसमें नर और मादा दोनों जन्म है, नर और मादा दोनों जन्म है। इसका मतलब सभी पुष्प कैसे हो गए, द्विलिंगी। तो इस सिचुएशन में अपन इस पौधे को, इनको एक लिंगी बोल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। वैसे जब हमारे पास एक और पौधा है, इस पौधे पर एक पुष्प नर है और दूसरा पुष्प क्या है, मादा, तो ऐसे पौधों को कहा जाता है उभयलिंगाश्रयी पादप। क्या कहा जाता है, उभयलिंगाश्रयी पादप कहा जाता है ऐसे पौधे को। उभयलिंगाश्रयी पादप कहा जाता है ऐसे पादपों को जिसमें एक पुष्प नर हो और दूसरा पुष्प कैसा हो, मादा हो। ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है, उभयलिंगाश्रयी पादप का। ध्यान दे, तुम्हारा विशेष चीज है, बहुत से जगह कंफ्यूज होती है यहाँ पर। उभयलिंगाश्रयी पौधे वो पौधे हैं जिनमें एक पौधा क्या हो, एक ही पादप पर एक नर हो और दूसरा क्या हो, मादा हो। तो ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है, उभयलिंगाश्रयी पादप कहा जाता है। इसके अंदर एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल हैं अरंडी, अरंड देखा होगा आपने, अरंड मक्का, अरंड मक्का, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है। कुकरबिट्टा एक नारियल, कोकोनट, नारियल, कुकरबिट्टा, अरंड, मक्का, ये सब उभयलिंगाश्रयी पादपों के एग्जांपल हैं। तो कुछ पादप जैसे तुरही, लौकी, एक ही पौधे पर दोनों प्रकार के एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। एक ही पौधे पर एक पुष्प नर होता है और एक पुष्प मादा होता है। हालांकि पुष्प बहुत सारे होते हैं,
इनमें परस्पर सजातीय पुष्पी परागण होता है। सजात पुष्पी परागण हमने स्वपरागण कैसे पढ़ा था, देखो इसकी दो विधियां पढ़ी थी हमने, एक तो जिटेनोगेमी और एक ऑटोगेमी। जब एक ही पुष्प के परागकण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं तब तो ऑटोगेमी, और जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में जाएं तो जिटेनोगेमी। तो यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता, तो परपरागण के मेथड में एक लिंगता का पौधे में पाया जाना ये ऑटोगेमी को तो रोकता है पूरी तरह से, स्वपरागण की स्वयुग्मन प्रक्रिया को तो पूरी तरह से रोकता है, लेकिन जिटेनोगेमी को ये नहीं रोकता। ऐसे पौधों के अंदर सजात पुष्पी परागण हो सकता है। और हमने ये भी देख लिया था कि सजात पुष्पी परागण वास्तव में क्या है, स्वपरागण का ही एक प्रकार है, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इसे परपरागण भी कहा जाता है। तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है, परपरागण भी कहा जाता है। इसलिए दोबारा दोहरा दिया अपने यहाँ, इसलिए आ गया। उसके बाद हम तीसरी विधि की बात करते हैं, वो है डायगोगेमी, भिन्नकाल पक्वता। नाम से पता चल रहा है भिन्नकाल पक्वता। देखो अधिकांश द्विलिंगी जो पौधे हैं, द्विलिंगी पौधे हैं या द्विलिंगी पुष्पों को धारण करने वाले जो पौधे हैं उनमें स्वपरागण होना चाहिए। सामान्य तौर में क्या होना चाहिए, स्वपरागण, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नकाल पक्वता की वजह से स्वपरागण नहीं होता। उनमें भिन्नकाल पक्वता का पाया जाना परपरागण के लिए जरूरी, परपरागण के लिए एक तरह से अनुकूल है। अधिकांश द्विलिंगी पादपों में उमंग और जायाम ये नर भाग हो गया और ये कौन सा भाग हो गया, मादा, ये अलग अलग समय पे परिपक्व होते हैं। दोनों एक साथ एक समय में परिपक्व नहीं होते। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो अपने पास एक द्विलिंगी पुष्प है, इस द्विलिंगी पुष्प में क्या बताता हूं, जैसे अपने पास एक द्विलिंगी पुष्प है, एक द्विलिंगी पुष्प अपने पास, इस द्विलिंगी पुष्प में हमने क्या लेगा, ये अपने पास पुष्प है, इसको अपन थोड़ा सा खोल के समझ लेते हैं। ये इसका मादा पार्ट है और ये इसका नर पार्ट है। यहाँ पर ये क्या है, परागकोश। अब हुआ क्या, परागकोश परिपक्व हो गए, परागकोश परिपक्व हो गए, परागकोश का स्फुटन भी हो गया, लेकिन तब तक ये जो मादा वाला पार्ट है वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र वाला पार्ट पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाया, क्योंकि हमें पता है कि परागकणों को लेने का काम कौन करता है, वर्तिकाग्र। तो जब परागकोश से निकलने वाले परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाए और परागकोश का अगर स्फुटन हो जाए तो निकलने वाले परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं जा पाएंगे, अगर जाएंगे तो वहां रुक नहीं पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी स्वपरागण नहीं होगा। उल्टा भी हो सकता है, मान लो परागकोश परिपक्व नहीं हुई और वर्तिकाग्र क्या हो गई, परागकोश से पहले ही परिपक्व हो गई वर्तिकाग्र, और इसमें स्फुटन हुआ उससे पहले वर्तिकाग्र परिपक्व हो गई और किसी दूसरे पौधे के पुष्प से, उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण किसी एजेंट के माध्यम से यहाँ पहुंच गए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर परागकण का यहाँ क्या हो जाएगा, अंकुरण। लेकिन ये जो परागकण आया ये इस पुष्प का नहीं है, अगर इस पुष्प का होता तो स्वपरागण होता, लेकिन ये किसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प का है, तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया होगी, परपरागण। तो भिन्नकाल पक्वता का मतलब है कि पुमंग और जायाम का एक साथ परिपक्व न होकर अलग अलग समय में परिपक्व होना। ये जो भिन्नकाल पक्वता है इसको भी दो तरीके से, या इसकी भी दो मेथड है, एक है प्रोटो एंड्री और एक है प्रोटोगाइनी। देखो एंड्री, एंड्रोसिस यानी कुपूर्वता, यानी वर्तिकाग्र से पहले, वर्तिकाग्र से पहले जब परागकण वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाए, परागकोश परिपक्व हो रहा है इसका मतलब उसमें परागकण भी क्या हो गया, वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो गया। तो जब परागकण वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है तो इस घटना को कहा जाता है कुपूर्वता कहा जाता है। अर्थात परागकण तो परिपक्व हो गया लेकिन वर्तिकाग्र उसको धारण करने के लिए भी तैयार नहीं हुई। ये कुपूर्वता अपने को देखने को मिलेगी गुड़हल में, कपास में, सूरजमुखी और सालियों, इन सभी में परपरागण होता है। किस कारण से परपरागण होता है, क्योंकि इनमें परागकण तो पहले परिपक्व हो जाता है और वर्तिकाग्र उसके साथ परिपक्व नहीं हो पाते। उसके बाद हम बात करें प्रोटोगाइनी, स्त्री पूर्वता। ये दोनों भिन्नकाल पक्वता की स्थितियां हैं। दूसरी स्थिति है स्त्री पूर्वता। वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाती है, जब वर्तिकाग्र परागकण से पहले परिपक्व हो जाए तो इसी घटना हो गया, इस स्थिति को कहा जाता है स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनी। ये हमें देखने को मिलेगा बरगद, अशोक, पीपल और कुर्सी कोरी व रोजेसी फूल के जितने भी पादप हैं उनमें हमें प्रोटोगाइनी या स्त्री पूर्वता वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, जिनमें वर्तिकाग्र तो पहले परिपक्व हो जाती है और परागकण बाद में परिपक्व होता है। इसी क्रम में अपना जो तीसरा अनुकूलन है वो है, तीसरे की हम बात कर रहे हैं अनुकूलन की, वो है अवरुद्ध परागणता। तीसरा कौन सा है भाई, अवरुद्ध परागणता, या इसे हर्कोगेमी भी कहा जाता है।
अवरुद्ध परागणता में क्या होता है, जब वर्तिकाग्र, पहले मैं लिख देता हूं, चौथा अनुकूलन है अवरुद्ध परागणता, इसे हाइपोगैमी भी कहा जाता है। अब हाइपोगैमी या अवरुद्ध परागणता क्या है, ये हमारे पास वर्तिकाग्र उसका मादा वाला था, ठीक है, ये हमारे पास पुंकेसर सिंपिटा लगे हुए हैं और आपको लगे हुए हैं। अब मान लो इसके और इसके बीच, पुंकेसर और वर्तिकाग्र के बीच कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, कोई इस तरीके का संरचनात्मक अवरोध, यानी पुष्प त्रिलिंगी है और पुष्प के सेंटर में मध्य वाले पार्ट में क्या मौजूद रहता है, कार्पल वाला जो सबसे शीर्ष भाग है, वर्तिकाग्र जिसका क्या काम है, परागकणों को वहां पर अवतरण मंच प्रदान करना, जहां पर आगे परागकण रुकते हैं, जहां परागकणों का अंकुरण होता है। तो परागकोश और इस वर्तिकाग्र के बीच, ये वर्तिकाग्र वाला सिरा, ये परागकोश है पुष्प में, लेकिन इस वर्तिकाग्र के चारों ओर और परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में पुष्प की संरचना में कोई संरचनात्मक कोई भित्ति बन जाए या किसी अन्य प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए, तब इस घटना को कहा जाता है अवरुद्ध परागणता कहा जाता है। मतलब एक ही पुष्प के परागकोश में बनने वाले परागकण किसी संरचनात्मक अवरोध की वजह से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, अवरुद्ध परागणता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवरुद्ध परागणता या हाइपोगैमी। जब वर्तिकाग्र एवं पुष्प के बीच, लिख देता हूं मैं इसको यहाँ, जब वर्तिकाग्र एवं पुष्प के बीच, जब वर्तिकाग्र एवं पुष्प के बीच संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाए, अवरोध उत्पन्न हो जाए तो इस स्थिति में केवल परपरागण ही संभव है। इस स्थिति में केवल क्या संभव है, परपरागण ही संभव है। जब वर्तिकाग्र एवं पुष्प के परागकणों के बीच, पुष्प के परागकणों के बीच, परागकणों के बीच संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाए, तो इस स्थिति में केवल क्या संभव है, परपरागण ही संभव है। यह अपने को देखने को मिलेगा कलिहारी ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा इसको कलिहारी भी बोलते हैं, इसका एग्जांपल है कलिहारिया ग्लोरियोसा। एक नाम सुना होगा तुमने कैलोट्रोपस, कैलोट्रोपस जैसे आंकड़ा कहा जाता है, कैलोट्रोपस अपने आसपास होते हैं, इसको आंकड़ा 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 कहा जाता है इसको। इनमें हमारे को क्या देखने को मिलेगी, अवरुद्ध परागणता देखने को मिलेगी। अब इस ग्लोरियोसा या कलिहारी में क्या होता है, जब परागकोश का स्फुटन होता है ना, तो परागकोश के स्फुटन से जो परागकण है, स्फुटन के बाद परागकण है, ये कहां चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरने की बजाय परागकण स्फुटन के बाद बहुत दूर चले जाते हैं, इसकी वजह से इसमें स्वपरागण नहीं हो पाता। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल है कैरियोफिलेसी कुल के पादप। जितने भी कैरियोफिलेसी कुल के पादप हैं, कैरियोफिलेसी कुल के जो पादप हैं, वो उन सब में भी क्या पाई जाती है, अवरुद्ध परागणता पाई जाती है। उनमें वर्तिकाग्र की लंबाई क्या हो जाती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो ये एक स्थिति है अवरुद्ध परागणता, जो किसको प्रेरित करती है, परपरागण की घटना को प्रेरित करती है। उसके बाद हम बात करते हैं, चौथा अनुकूलन, पांचवां अनुकूलन, इसके बारे में बात करते हैं। एक है विषम वर्तिकाग्र, विषम वर्तिकाग्र, इसे हेटेरो स्टाइल में कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, हेटेरो स्टाइल। हम बात करते हैं विषम वर्तिकाग्र। देखो इसमें क्या है, पुंकेसरों के जो पुतंतु हैं, पुंकेसरों के पुतंतु और कार्पल के वर्तिकाग्र के बीच लंबाई में अंतर आ जाता है। या तो पुंकेसर बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, या वर्तिकाग्र बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो जब नर और मादा जननांगों की लंबाई में ज्यादा अंतर हो जाए, उस घटना को कहा जाता है विषम वर्तिकाग्र। विषम वर्तिकाग्र में क्या होगा, पुंकेसरों के जो पुतंतु हैं, पुतंतु और
वर्तिका दोनों की लंबाई में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। जैसे मान लो ये यहाँ पर बता रहा हूं, ये वर्तिका है, ठीक है, और ये अंडाशय है। अगर ये पुतंतु है पुंकेसर का और यहाँ पर परागकोश लगा हुआ है, अब वर्तिका की क्या होगी, लंबाई बढ़ी और वर्तिका अगर यहाँ पहुंचे तो अगर इसमें स्फुटन होता है, अगर इसमें स्फुटन होता है तो परागकण यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। और जब परागकण यहाँ नहीं पहुंच, द्विलिंगी है लेकिन जब परागकण यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे तो स्वपरागण होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में केवल क्या होगा, परपरागण होगा। कई बार ऐसा इसका उल्टा भी हो जाता है, कई बार स्थिति यह हो जाती है कि जो पुतंतु हैं इन पुतंतुओं की लंबाई तो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और जो वर्तिका है उसकी लंबाई क्या रह जाती है, कम रह जाती है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जब परागकोश का स्फुटन होगा तो निकलने वाले परागकण दूर चले जाएंगे, दूर जाकर गिरेंगे, वर्तिका पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये दोनों ही घटना क्या कहलाती है, विषम वर्तिकात्व कहलाती है। तो ये विषम वर्तिकात्व में कई बार पुंकेसरों की लंबाई ज्यादा हो जाती है और कई बार वर्तिका की लंबाई क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और ऐसे लिख सकते हैं पुंकेसरों के पुतंतु एवं वर्तिका की लंबाई में अंतर आ जाता है। इसमें दो स्टेप हो सकती है, एक पुतंतु लंबे हो जाते हैं एवं वर्तिका छोटी रह जाती है। दूसरी स्थिति, वर्तिका लंबी हो जाती है एवं पुंकेसर के पुतंतु छोटे रह जाते हैं। दोनों ही स्थितियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी घटना होगी, परपरागण की घटना होगी। यह अनुकूलन परपरागण की घटना को क्या करता है, प्रेरित करता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल है, आपने प्रिमुला नाम सुना होगा, प्रिमरोज, अलसी, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं जो विषम वर्तिकात्व या हेटेरोस्टाइल की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। उसके बाद ये तो हो गया क्रॉस पोलिनेशन के लिए एडेप्टेशन या क्रॉस पोलिनेशन की घटना को प्रेरित करने के लिए अनुकूलन। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया के लिए मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड क्रॉस पोलिनेशन। अपना जो नेक्स्ट मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन यानी परपरागण की घटना के लिए विधियां। थैंक यू।